गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में। तो बच्चों, सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे चैप्टर कृषि, और हमने पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में कृषि के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने कृषि के पिछड़ेपन के कारण पढ़े, और हमने कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शस्य प्रतिरूप के बारे में, तथा इससे आगे के टॉपिक आज और हम पढ़ेंगे। तो शस्य प्रतिरूप क्या होता है? देखिए, शस्य प्रतिरूप होता है विभिन्न फसलों का वातावरण के आधार पर अध्ययन करना, यानी विभिन्न फसलों का वातावरण के आधार पर अध्ययन करना शस्य प्रतिरूप कहलाता है। यानी वातावरण के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं, यानी वातावरण के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों का अध्ययन, जाने वाली फसलों का अध्ययन, विभिन्न फसलों के वातावरण के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों का अध्ययन, या हम ये कह सकते हैं वातावरण के आधार पर उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का अध्ययन हमारा कहलाता है शस्य प्रतिरूप। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है भारत की ऋतु फसलें। भारत की ऋतु फसलें, तो भारत की ऋतु फसलें हैं हमारे शस्य रूप के आधार पर। तो भारत शस्य प्रतिरूप के आधार पर भारत से फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तीनों भागों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की, लिखते रहिएगा रबी की फसल। नंबर 2 में हम बात करेंगे खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, और नंबर 3 पर है जायद की फसल। शस्य प्रतिरूप के आधार पर 3 फसलें हमारे पास होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में कई बार सुन लिया होगा, कई बार पढ़ लिया होगा। तो इसके थोड़ी विशेषताएं होती हैं। रबी की जो फसलें होती हैं, सिंपल सी बात है, रबी की फसलें अक्टूबर और दिसंबर में तो बोई जाती है। दिसंबर यानी शीतकाल में ये बोई जाती है, अक्टूबर दिसंबर में ये बोई जाती है, और अप्रैल तथा जून के मध्य यानी गर्मियों में इनको काट लिया जाता है या इनसे उपज प्राप्त कर ली जाती है। यानी अक्टूबर दिसंबर में शीतकाल में बोई जाती हैं, और अप्रैल जून में ये काटी जाती हैं। इसमें प्रमुखता से जो उगाए जाने वाली फसलें होती हैं उनके उदाहरण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं, चना, मटर, जौ, गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं। ये कुछ फसलें हैं जो हमारी रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती हैं, यानी दिसंबर में बोई जाती हैं, अप्रैल जून में काट ली जाती हैं। अब बात आती है ये प्रमुखता से किन राज्यों में उगाई जाती हैं। तो इनको यानी रबी की फसल वाले राज्य की बात करें, या रबी की फसल उगाने वाले जो राज्य प्रमुखता से हैं, उसमें है शामिल किया गया है
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, ये रबी की फसल उगाने वाले प्रमुख राज्य हुए। थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए इसको, इस प्रकार से आपको डिस्कशन करना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख सकते हैं। और तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में एक पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फसल ऋतु की है। अगर एग्जाम्पल दे दिया है, 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई रबी की फसलों के नाम लिखिएगा, इस प्रकार से पूछा सकता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें एक रबी की फसल होगी, बाकी अन्य फसलें होंगी, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इस प्रकार से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, खरीफ की फसल के बारे में। नंबर 2 बात करेंगे खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जैसे अभी हमने बात की थी, जो हमारी रबी की फसल थी वो शीत ऋतु में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। तो ये खरीफ की फसल जो होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, तथा जनवरी में ग्रीष्म ऋतु बोई जाती है तथा शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। ठीक है, तो ये यानी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल, और शीत ऋतु में ये प्रारंभ में ये काट ली जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख उपजों की। तो इसमें कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं, अगर आप व्यवहारिक जीवन में आप बात करें, आप इमेजिन कीजिएगा कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो गर्मियों में बोई जाती हैं गर्मियों में, और अगर देखें तो सर्दियों के प्रारंभ में काट ली जाती है। तो अपने व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे एक ऐसी फसल आएगी जो गर्मियों में बोई जाती है, आप देखते हैं, और सर्दियों में उसको काट लिया जाता है, सर्दियों के प्रारंभ में उसको काट लिया जाता है, और आप उसको बेसिकली अपने व्यवहारिक जीवन में देखते भी होंगे। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा धान। ठीक है, सभी को बताया धान गर्मियों में बोए जाते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में पानी भर करके, बहुत इसकी पूरी पैदा फसल की पूरी प्रक्रिया आपको मालूम है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान। और हम बात करेंगे बाजरा, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग। ठीक है, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमारी खरीफ की फसल के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, जिनको ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में प्रारंभ में इनको काट लिया जाता है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ प्रमुख राज्यों की। तो राज्यों में शामिल किया गया है, प्रमुख राज्य हैं इनके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्य ऐसे हैं जहां पर इस फसल को उगाया जाता है, यानी ये खरीफ की फसल के प्रमुखता वाले राज्य हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार। अब हम बात करते हैं नंबर 3, हमारी एक फसल होती है जायद। जायद की फसल। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, जायद की फसल है तो ध्यान देंगे। देखिए रबी, इसकी विशेषता क्या होती है, रबी व खरीफ के बीच में बोई जाती है। रबी की फसल व खरीफ की फसल के बीच में जो समय मिलता है, रबी व खरीफ की फसल के बीच में जो समय मिलता है, उसमें
ये फसल बोई जाती है, इसको हम कह सकते हैं लगभग यानी गर्मियों के दिनों में इस फसल को बोया जाता है। गर्मी और थोड़ी सी मतलब गर्मी भी होती है, हल्का टेम्परेचर कम भी होता है थोड़े थोड़े, यानी बात करें हम इसको मार्च और जून के बीच में, यानी रबी का खरीफ की फसल के बीच में, यानी मार्च और जून के समय में जो फसल बोई जाती है उसको हम जायद की फसल कहते हैं। और इसके अंदर आप जानते हैं कौन कौन सी फसलें होती हैं, खीरा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ककड़ी, और इसके साथ साथ होता है हमारा खरबूजा, ये खरबूजा। अगर एक व्यवहारिक लक्षण की हम इसकी अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जायद की फसल होती है स्पेशली बेलों वाली होती है, यानी आप देखते हैं जिनमें बेलें होती हैं और ज़मीन पर फैल करके चलती हैं, ज़मीन को ढक करके चलती हैं, वो जो फसलें होती हैं हमारी वो जायद की फसलें हमारी कहलाती हैं। ठीक है, जायद की फसलें हमारी होती हैं। और इसके जो राज्य की हम अगर बात करें तो राज्य स्पेशली बात कर सकते हैं हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हमारे जो नदी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर स्पेशली फसलों को उगाया जाता है। हम बात कर सकते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये थी हमारे भारत की प्रमुख ऋतु फसलें, यानी हमने बात की थी शस्य प्रतिरूप के आधार पर, वातावरणीय अंतर के आधार पर हमारी ये हुई फसलों के प्रकार। ठीक है, तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा है अगला टॉपिक भारत की प्रमुख फसलें। ठीक है, हमने पहले जो प्रमुख फसलों के प्रकार पढ़े थे वो हमने पढ़ा थे संस्कृति के आधार पर, स्पेशली संस्कृति और उनमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण तथा जलवायु तथा प्राकृतिक अवस्थिति के आधार पर हमने फसलों के प्रकार पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था आपने देखा भी था व्यापारिक कृषि की बात की हमने की थी, रोपण कृषि की बात हमने की थी, और जीवन निर्वाह कृषि की हमने बात की थी, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की हमने बात की थी। ठीक है, गहन जीवन निर्वाह कृषि की हमने बात की थी। तो हमारे फसलों के प्रकार थे हमारे विभिन्न आधारों पर। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख फसलें, यानी भारत में जो फसलें उगाई जाती है उनके प्रकारों के बारे में। तो मैं यहाँ पे डायग्राम टेबल बना रहा हूँ, तो उसको पहले देखेंगे आप। देखिए, भारत में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सबसे पहले होती है हमारी खाद्य फसल। खाद्य फसल यानी ऐसी फसलें जिनको हम अपने भोजन में विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करते हैं, यानी हम उनको खाते हैं। दूसरी हमारी होती है खाद्य फसल, यानी जिनको हम खाते नहीं है लेकिन फिर भी उनको उगाते हैं और विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते हैं या हमारे अन्य कार्यों की पूर्ति को करती है। तो खाद्य फसलें हुई और अखाद्य फसलें हुई। तो खाद्य फसलों में हमारे सबसे पहले बात आती है, ये भी कई प्रकार की होती हैं, डिवाइड कर लेते हैं। खाद्यान्न फसलें, ठीक है, दलहन फसलें, आगे है तिलहन फसलें, तिलहन फसलें, और फिर आता है हमारा बागवानी फसलें, बागवानी फसलें, और नंबर 4 हमारा आता है रेशेदार, सॉरी इसमें नहीं आएगा ये, बागवानी फसलें। हमारे यहाँ खास फसलें होती हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, तो उसमें आते हैं हमारी रेशेदार फसलें,
ठीक है, और दूसरी होती है, और इसको ऐसे डिवाइड करते हैं जिससे आप समझ जाएं। इसमें फसलें दो प्रकार की होती हैं, रेशेदार होती है और बिना रेशे वाली। यानी रेशेदार फसलें और होती है हमारी बिना रेशे वाली। रेशेदार फसलें और बिना रेशे वाली फसलें, इसमें दो प्रकार होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं, फिर हमें यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप ठीक प्रकार समझ जाएंगे। देखिए, खाद्यान्न फसलें वही हम जिनको खाते हैं और अखाद्य फसलें वही हमारे जिनको हम खाते नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खाद्यान्न फसलों में हमारी पहली होती है, खाद्य फसलों में हमारी खाद्यान्न फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनसे हम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, उन फसलों को हम खाद्यान्न प्राप्त फसलें कहते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल, बाजरा आदि, ये हमारे सब क्या है, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। नंबर 2, दलहनी फसलें या दलहन फसलें। दलहनी फसलें ऐसी फसलें जिनसे हम दाल प्राप्त करते हैं, अपने भोजन में जो हम एक तत्व यूज करते हैं दाल, उनकी हम बात कर रहे हैं दलहन फसलें। तो उसमें क्या आता है, देखिए आप देखते हैं मूंग हुआ, उड़द हुआ, अरहर हुआ, चना हुआ, ये हमारी क्या है, दलहनी फसलें हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं तिलहनी फसलों की, यानी जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, क्योंकि तेल भी आपके भोज्य पदार्थ है, भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है, तो हम तेल प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारे क्या आता है, देखिए सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तो ये हमारे क्या है, तिलहनी फसलें जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा, सरसों से हम तेल प्राप्त करते हैं, सोयाबीन से तेल प्राप्त करते हैं, मूंगफली का भी हम तेल, प्रमुखतः तेल उत्पादन के लिए हम मूंगफली को उगाते हैं, लेकिन हम अपने वैश्विक जीवन में इसको इस्तेमाल करते हैं। सूरजमुखी, ये हमारे क्या है, तिलहनी फसलें हैं। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों की। बागवानी फसलें वो होती हैं जिनको बाग के रूप में प्राप्त हम करते हैं और बोते हैं। जैसे हम बात करते हैं चाय, कॉफी, सब्जियां। बागवानी फसलें हमारे सब्जियां और साग सब्जियां, ये हमारी बागवानी फसलों के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनमें हमें बहुत सारी बागवानी करती है, छोटे मोटे इनमें कार्य हमें करते रहना होता है, इसलिए इनको बागवानी फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इनकी मतलब चाय की पत्तियां हैं, इनकी काट छांट हमें करते रहना पड़ता है, कॉफ़ी है इनको करते रहना पड़ता है, सब्जियां हैं इनके हमें विभिन्न प्रकार के कार्य में छोटे मोटे करते रहना पड़ता है, इनको हम बागवानी में रखते हैं। बागवानी फसलों के अंतर्गत हमारी सम्मिलित की जाती है। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं, दूसरे प्रयोग में करते हैं हम अखाद्य फसलें, यानी इन फसलों को हम उगाते हैं, हमारे व्यापारिक जीवन में या अन्य आर्थिक जीवन में हमारी मदद तो करती हैं, लेकिन हम इनको खाते नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेशे वाली फसलों की। तो यानी ऐसी फसलें जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं, ऐसी फसलें जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं। जैसे यानी ऐसे फसलें जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं और रेशों का हम व्यापारिक उपयोग समझते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों में उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आप जानते हैं रेशेदार फसलों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रस्सियाँ बनाने में, विभिन्न प्रकार के अन्य और पदार्थ बनाने में, और उसके साथ कपड़े बनाने में। तो जैसे रेशेदार फसलों में हमारे क्या आता है, कपास, जूट, कपास और जूट आदि, तो ये हमारे क्या है, रेशेदार फसलें हैं। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं बिना रेशे वाली फसलों की, यानी हम उनको उगाते हैं लेकिन अपने जीवन में खाते नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसमें रबड़ की फसल, यानी रबड़ के पौधे उगाते हैं, रबड़ की फसलें प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें रेशा नहीं होता है। और उसके साथ साथ अन्य और भी फसलें ऐसी होती हैं जो हमें रेशे प्राप्त नहीं कराती हैं, लेकिन हमारे खाद्य फसल के रूप में उगाई जाती हैं और हमें वो सहायता प्रदान करती हैं। तो ये थी हमारी भारत की प्रमुख फसलें। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको आज देख लीजिएगा, आगे क्लास में हम आगे टॉपिक कवर करेंगे।
यहाँ तक आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनके बारे में ठीक से समझ लीजिएगा। वो समझ नहीं आते हैं तो एक बार पूछिएगा। अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में यहाँ से आगे के हम टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। संभवतः हम हरित क्रांति की ओर बढ़ेंगे और हरित क्रांति की ओर साथ साथ हम भारतीय कृषि सुधार के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।